चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं लालू कुमार आप लोग के लिए जो है एक बुक लेके आए हैं जिसका नाम है पॉकेट जीके। ये सामान्य ज्ञान है और आप देख रहे हैं किसका है, तो खान सर का बुक है। इस बुक को हम पूरा आपको पढ़ा कर जो है इस बुक को हम पढ़ते हैं क्योंकि इससे पहले हम इस बुक को नहीं पढ़े हैं, तो सोचे कि हम अपने साथ साथ आप लोग के लिए भी जो है वीडियो मटेरियल बनाकर डाल दें। तो चलिए वही काम करेंगे। तो इसको हम शुरुआत करेंगे और अंत कर देंगे। तो आज इसका जो है पहला हम पेज खोल रहे हैं। सबसे पहला है प्राचीन भारत। यहाँ आप लोग देखते होंगे क्या है, प्राचीन भारत है। थोड़ा बुक बड़ा है इसलिए मेरे कैमरे के फ्रेम में जो है पूरा अच्छी तरीक़ा से नहीं आ रहा है, तो आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। और मेरे साथ साथ आप लोग भी अगर रिवीजन, आप लोग तो पढ़ लिए होंगे, अगर रिवीजन करना है तो मेरे साथ कर सकते हैं। यदि कोई भाई मेरे नहीं पढ़े हैं तो मेरे साथ पढ़ भी सकते हैं इसको। तो चलिए एक एक करके हम एक एक पॉइंट को देखेंगे। बहुत अच्छा जर्नी होने वाले हैं, तो मेरे साथ आप लोग भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है अच्छा क्वालिटी में जो है मिलता होगा जो है वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ जो है देख सकते हैं, आप लोग को भी दिखाई दे रहा है, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले है पुरातात्विक। प्राचीन भारतीय इतिहास के क्या क्या स्रोत हैं उनको यहाँ देखेंगे। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत जो हैं वो तीन ही स्रोत होते हैं। एक पुरातात्विक स्रोत हैं, दूसरा साहित्यिक स्रोत हैं, और तीसरा विदेश यात्री जो अपना विवरण छोड़ के गए हैं, लिख के गए हैं, वह विवरण है। पुरातात्विक स्रोत कैसे पता चला, तो वो धार्मिक साहित्य से लिया, आप जान सकते हैं, और लौकिक साहित्य से भी इसको जान सकते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत और विदेश यात्रियों के विवरण। इसी कड़ी में पुरातात्विक स्रोत में एक आता है अभिलेख। अभिलेख, तो अभिलेख के बारे में हम जानना चाहेंगे। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत वह क्या है, अभिलेख है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत जो है वह क्या है, अभिलेख है। अभिलेख जो है पाषाण शिलाओं, स्तंभ हो गया, ताम्रपत्र, दीवार, मुद्रा पर जो उत्लिखित हैं या ऊर्ध्वलिखित हैं, जो उत्खनन किया गया है, इस सब से जो है लिया जा चुका है, या इसी सब से इसका जो है हम अभिलेख का पता करते हैं। तो एक पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर उत्कीर्णित है। अगला जो है दूसरा पॉइंट कहता है इसके अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। किसके अध्ययन को, तो अभिलेखों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। ये जो शिला है, ये जो स्तंभ है, ताम्रपत्र है, इस सब के अध्ययन को क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। एपिग्राफी। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख जो पता चला है, सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख वह मध्य एशिया में है। कहाँ पे, मध्य एशिया में है। 1400 ईस्वी पूर्व बोगज कोई अभिलेख नामक स्थान से मिला है। इसमें हम इंद्र हो गया, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत देवताओं के नाम मिले हैं इस अभिलेख में। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के 1400 ईस्वी पूर्व बोगज कोई अभिलेख नामक स्थान से मिले हैं। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत देवताओं के नाम मिलते हैं। अगला जो स्टार पॉइंट है वह कहता है भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसका है, अशोक के हैं, जो 300 ईस्वी पूर्व के हैं। कब के हैं अशोक के अभिलेख, तो 300 ईस्वी पूर्व के हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे माने जाते हैं,
तो यह हम बोलते हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है या पिता कहा जाता है। लेकिन ये मुझे लगता है कि इसको नहीं कहना चाहिए। चलिए, है तो पढ़ना तो यही पड़ेगा, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। भारतवर्ष जो नाम है इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? सबसे पुराना क्या है जहाँ उल्लेख मिलता है भारतवर्ष का? तो वह है हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। तो याद रखिएगा, भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। यवन राजदूत था हेलियोडोरस। कौन था? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस यवन के राजदूत थे। हेलियोडोरस का बेसनगर, जिसको हम विदिशा भी बोलते हैं, से गरुड़ स्तंभ के लेख जो है वहाँ से मिला है, जिससे मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। दुर्भिक्ष शब्द का जो है, दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सोहगोड़ा अभिलेख से मिलता है। सोहगोड़ा अभिलेख से मिलता है। तो दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? सोहगोड़ा अभिलेख से मिलता है। एरन, जो कि मध्य प्रदेश में है, एरन कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, से प्राप्त वराह भगवान का जो है हुनराज तोरमान का लेख अंकित है। हुनराज तोरमान का लेख अंकित है। यह सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। यहाँ सती प्रथा का जो है पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। कहाँ? एरन में। अगला है रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। कहाँ से होता है? तो मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का जो है इतिहास लिख दिया है। डॉक्टर कौन है? D.R. भंडारकर। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिख दिया है। महत्वपूर्ण अभिलेख जो है उसमें आपको हाथी गुफा अभिलेख है। हाथी गुफा अभिलेख यह तिथि रहित अभिलेख है, इसमें तिथि नहीं दिया गया है। यह कलिंग राज खारवेल की है। किस शासक की विशेषता बताता है? तो कलिंग राज खारवेल का। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख इसको बोलते हैं, जूनागढ़ में मिला है। यह रुद्र दामन सुदर्शन झील के बारे में जानकारी यहाँ प्राप्त है। सुदर्शन झील के बारे में जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। नासिक अभिलेख इसमें जो है गौतमी पुत्र सतकर्णी तथा सतवाहन की उपलब्धि के बारे में बताया गया है। नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र सातकर्णी तथा सतवाहन की उपलब्धि को बताता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ है प्रयाग स्तंभ अभिलेख। यह समुद्रगुप्त के बारे में यह विशेषता उनकी बताता है। उसके बाद है एहोल अभिलेख है। यह पुलकेशिन द्वितीय के बारे में इनकी विशेषता की जानकारी देता है। उसके बाद है मंदसौर अभिलेख हैं, जो मालवा नरेश यशोवर्मन यानी रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी भी देता है इसमें, और मालवा नरेश यशोवर्मन की भी जानकारी इसमें देता है। उसके बाद है ग्वालियर अभिलेख।
ग्वालियर अभिलेख जो है गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। और भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख, यह जो है स्कंदगुप्त हुर्णों पर विजय का विवरण इसमें दिया गया है। उसके बाद 9 नंबर में यहाँ आप देखते होंगे, यह है देवपाड़ा अभिलेख। क्या है? देवपाड़ा अभिलेख। इसमें जो है बंगाल शासक विजयसेन के बारे में बताया गया है। देवपाड़ा अभिलेख के बारे में बंगाल शासक विजयसेन के बारे में बताया गया है। बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख 10वां में है। बांसखेड़ा और मधुबल, यह हर्षवर्धन की उपलब्धि पर प्रकाश डालता है यह अभिलेख। उसके बाद है बालघाट एवं कार्ले अभिलेख। बालघाट और कार्ले अभिलेख जो है वह सतवाहनों की उपलब्धि को बताता है। उसके बाद है अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख वह हुंगों की उपलब्धता को बताता है। उसके बाद है भरहुत अभिलेख। क्या है? भरहुत अभिलेख। वह सुंगररैन शब्द खुदे होने से सुरंगों द्वारा जो निर्मित हुआ था उसके बारे में बताता है। उसके बाद है एरन अभिलेख। एरन अभिलेख जो है भानुगुप्त सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य यहीं से मिलता है, भानुगुप्त से, एरन अभिलेख से। इसके बाद चलिए हम लोग देखेंगे सिक्का को। तो सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनते थे। पुराने सिक्के जो हैं किन किन चीज़ों के बनते थे? तांबा के बनते थे, चांदी के, सोना के और सीसा धातु के बनते थे। प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता था। क्या कहा जाता है? आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में जो है कारसानपन कहते हैं। सर्वप्रथम सिक्कों पर यवन शासक ने लेख लिखने का कार्य किया था। यवन शासक ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का जो है कार्य किया था। कनिष्क ने सिक्कों से अपना बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का प्रमाण दिया है। कनिष्क ने सिक्कों से उसका जो है बौद्ध धर्म होने का जो है अपना बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का प्रमाण दिया है। इंडो यूनानी तथा इंडो सिथियन शासक के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के हैं। इंडो यूनानी तथा इंडो सिथियन शासक के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्का है। प्रारंभिक सिक्के अधिकतम चांदी के होते थे। प्रारंभ में जो सिक्के थे वो अधिकतम क्या थे? चांदी के थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। तांबे के सिक्के बहुत कम थे। यह सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। रोमन सिक्के अरिकमेडू, पंडुचेरी के पास अरिकमेडू है। रोमन सिक्के अरिकमेडू से प्राप्त हुए हैं। उत्तर भारतीय मंदिर की कला शैली जो है वह नागर शैली कहलाती है। उत्तर भारतीय मंदिर की कला शैली क्या है? नागर शैली है। जबकि दक्षिण भारत मंदिर की जो कला शैली है वह द्रविड़ शैली है। द्रविड़ शैली है। जबकि दक्षिणायन के वे मंदिर जिसमें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैली का मिश्रण है उसे हम बेसर शैली के मंदिर कहते हैं। बेसर शैली कहा जाता है उसको। कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां निर्मित की गई है वह जनसाधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्तिकला का ज्ञान मिलता है। उस समय के जनसाधारण को भी धार्मिक आस्थाओं में विश्वास था और मूर्ति कला का ज्ञान था। भरहुत
बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्तिकला में जन साधारण या जन सामान्य के जीवन की जो यथार्थ वह झांकी मिलती है, यथार्थ की झांकी मिलती है। अजंता गुफा में उत्कीर्ण माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे जो चित्र की शाश्वता सर्वकालिक है, जिससे गुप्तकालीन कलात्मक और तत्कालिक जीवन की झलक यहाँ मिलती है। चलिए उसके आगे है साहित्य स्रोत। तो साहित्य स्रोत को हम अगले वीडियो में लेंगे। यहीं तक इसको देखते हैं। धन्यवाद।